सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना की वजह से आजकल बहुत मसरूफ है। उनसे मिलने इकबाल एवेन्यू लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलाम जी, क्या हाल आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल अल्लाह के फज़ल। सियासत अपने सुसर मलिक ग़ुलाम नबी से, जो कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर रहे, उनसे सीखी। लेकिन आपका ताल्लुक़ चकवाल के अस्करी खित्ते से है। ताकत ज़्यादा अहम है या सियासत? असल में मेरा ख़्याल है कुछ तो अपने खित्ते से जो बात मैंने इनहेरिट की थी वो ये था कि आपने अपने हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होना है। और मैं शादी से पहले भी एक्टिविस्ट ही थी। और मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि जो पहला जुलूस मैंने निकाला था उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल की थी। मैंने जो तहरीक थी मार्शल लॉ और अयूब ख़ान के ख़िलाफ़, ताशकंद डिक्लेरेशन के पहले जुलूस में मेरी शमूलियत थी। और मैं आई वाज़ अमंग वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने वो निकाले थे। तो मेरा ख़्याल है पहले दिन से जो मेरी परवरिश मेरे गांव में मेरे दादा ने की थी, उसमें एक बात बड़ी अहम थी। उन्होंने हमेशा कहा था कि हक़ के लिए बात ज़रूर करनी चाहिए। और सुसर ने क्या सिखाया? मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैं एक सियासी ख़ानदान में ब्याई गई। और मैंने क्योंकि अपनी सारी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद की, तो वो मेरे ससुर जो थे वो मुझे मुसलसल मेंटर करते थे। वो देखते थे कि भाई मुझे बहुत शौक़ है सियासत का। तो मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में। उस ज़माने में आप शादीशुदा थे? जी, मैं शादी में एक बच्चे की, मेरी बेटी भी हो चुकी थी और मेरा 4th ईयर था। तो मुझे डेरा इस्माइल ख़ान जाना पड़ा टेबल टेनिस खेलने के लिए। मैं टेबल टेनिस पाकिस्तान के लिए खेला करती उस ज़माने में। तो इलेक्शंस का भी समा था और उस ज़माने में भी आप वोट मांग के इलेक्शन लड़ा करते थे। तो ये वोट मांगने का तरीका तब मैंने सीखा। तो मैं वहाँ से जब वापस पहुँची तो मुझे मेरे ससुर ने बहुत नाराज़गी का इज़हार करके कहा कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं अपने कॉलेज के अंदर और आप डेरा इस्माइल ख़ान चली गई। मैंने कहा जी वो यूनिवर्सिटी के मैचेस थे, वो भी खेलने ज़रूरी थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसी तरह अभी मुड़ के चली जाएं अपने कॉलेज हॉस्टल में। वजह ये है कि जब तक आप दरवाज़ा खटखटा के हर लड़की से वोट नहीं मांगेंगे, आपको लोग वोट नहीं देंगे। ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आया। आप जीती इलेक्शन? जी, मैं वो भी इलेक्शन जीती, बल्कि जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीती। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी यूनियन की प्रेसिडेंट रही, फिर प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन जीती। और मेरे ससुर का इतना इंटरेस्ट था, वो मिनिस्टर थे उस ज़माने में। तो अब्बा जी की एक ग्रीन रंग की तोता रंग की गाड़ी हुआ करती थी, वो मैंने देखी कि कॉलेज के प्रेमिसेस में आई है। तो मैं भाग के गई, मैंने कहा अब्बा जी खैरियत? कहते मैं थोड़ा नतीजा पता करना आया सी। मैं कहा जी अभी नतीजा निकला नहीं है, जिस वक्त नतीजा निकलेगा मैं आपको बता दूँगी। डॉक्टरी के सारे कैरियर में आप ट्रेड यूनियन सियासत करती रहीं। आप बतौर वज़ीर उन्हीं डॉक्टरों की एसोसिएशंस के सामने बैठना पड़ता है। कितना मुश्किल लगता है, क्या फ़र्क लगता है? सबसे जो अहम बात यह है कि जब मैं डॉक्टरों की सियासत करती थी तो मुझे डॉक्टरों का, अस्पतालों के, मरीज़ों के मसले मसाइल के बारे में तो बहुत ख़बर थी। और जब मैं आई हूँ तो मुझे पता था कि कुछ ऐसे अहम नुक्ते हैं जिन पे हमें इमीडिएटली काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा से डॉक्टरों की तनख्वाहों के ऊपर हमेशा जंग की थी मैंने कि भी डॉक्टरों की तनख्वाहें कम हैं। तो हमारी हुकूमत के आते सारी आपको पता है कि पहले ही बजट के अंदर हमने डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी। फिर ये था कि हमेशा हमारी ये लड़ाई हुआ करती थी कि आपने एक जगह 10 डॉक्टरों की अगर एसएनई दी है तो फिर 5 डॉक्टर रख के आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये मैंने आके एम्प्लॉयमेंट का काम, फिर जो इनके पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे पीजीआर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद मैंने बढ़ाई आते साथ। ये सारी बातों पे तो वो भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हम ये काम कर रहे हैं प्रमोशन। उन्होंने जो होता है आपको पता है कि हर बंदे ने अपनी सियासत करनी है। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के ऊपर उन्होंने मेरे साथ जो एहतजाज किया, हालांकि जब मैं शुरू में आई तो मैंने सारी यूनियंस को बुलाया और उनसे मैंने कहा कि इंसान जलसा जुलूस या हड़तालें तब करता है जब आपकी हुकूमत बात ना सुने।
आप पहले हमें से हमेशा बात किया करें, अगर मैं आपकी बात ना सुनूं फिर आपका एहतजाज जायज़ है। लेकिन उनको पुरानी आदतें थी, वो पहले एहतजाज शुरू करते थे। ये आदतें भी आपने डाली हुई हैं? नहीं, आप अच्छा मैं आपको बात बताऊं कि ये यूनियन का तरीका जो है ना, ये भी मैंने शुरू से सीखा था और इस बात पे भी मेरे ससुर का बहुत बड़ा अमल था, इसके अंदर वो दखल था। वो मुझे समझाते थे कि आपका असूलन, ताकि आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो, हमेशा पहले अपनी डिमांड्स लिख के दें और उनको बताइए कि जी ये हमारे मसले मसाइल हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि एक ऐसी मीटिंग ज़रूर हो जाया करे जिसके बाद जब वो आपकी बात न सुने तो फिर आपके पास जवाब होता है कि आप तो इतना सख्त एहतजाज करती रहीं कि 2 दफ़ा तो नौकरी से ही निकाली गई। लेकिन आप देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी, मैं हमेशा पहले लिख के दिया करती थी, पहले जाके डिमांड बताया करती थी। डॉक्टर साहब क्यों निकाली गई थी 2 दफ़ा? एक दफ़ा तो मार्शल लॉ का ज़माना था, ज़ियाउल हक का ज़माना था और उस ज़माने के अंदर अगर आपको याद हो तो लोगों ने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेस्ट की थी। बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने जेल कर दिया था और उस ज़माने में डॉक्टर ईस मोहम्मद को और एक डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला थे, इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी, RI दे दी गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए ज़िया के ज़माने में। तो उस ज़माने में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की थी, तो तब इन्होंने मुझे नौकरी से बर्खास्त किया था। तो आई कंसिडर दैट मेरे लिए तो इट वाज एन ऑनर। दूसरी बात ये थी कि जब दूसरी दफ़ा हुआ था तो जो ऑटोनमी आपको देनी चाहिए एक मेडिकल कॉलेज को, वो ऑटोनॉमी उस तरह नहीं दी जा रही। अब फिर यूनिवर्सिटियों की ऑटोनॉमी ले रहे हैं? नहीं, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये कहती थी हमेशा कि आप मेडिकल कॉलेजेस और इनकी यूनिवर्सिटीज़ को आप 1 लाइन बजट दें और 1 लाइन बजट देने के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें। तो आपको पता कि कोई किसी किस्म का वाइस चांसलर्स का कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब आप पूछ नहीं सकते उनसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं। तो अब क्या हुकूमत पूछ सकेगी वाइस चांसलर? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऊपर तो डिस्कशन हो रही थी। डॉक्टर साहब, अमूरे खानादारी, ये खाना पकाना, ये इसके लिए तो वक्त नहीं निकलता होगा? भाई यही नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी वालदा यूपी की थी। अच्छा, यूपी की थी? जी माशाल्लाह। अच्छा, और ये तो फिर बड़ी मिक्स कल्चर है। वो भी डॉक्टर थी, KE की ग्रेजुएट थी। अच्छा। लेकिन उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। अच्छा। और मुझसे बहुत नाराज़ हुआ करती थी और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे खाना पकाना सिखाया। अच्छा। मुझे कहती थी कि एक घर की खातून को खाना ना पकाना है तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। सीख तो लिया, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये थी कि जब मैं आई हूँ ससुराल में तो मेरी सास जो थी वो भी नहीं कोई इस तरह का काम करती थी और उन्होंने कहा कि किचन का मसला आप रहने दीजिए, बंदे हैं काम करने के लिए। तो अच्छा। मैंने तो शुक्र किया 100 दफ़े। लेकिन कभी कभार कोई चीज़, अंडा उबाल लेती हैं, चाय बना लेती हैं? ऑमलेट बड़ी अच्छा बनाती हूँ, रोटी भी पका लेती हूँ। अच्छा, रोटी पकानी मुश्किल होती है? हाँ जी, वो मुश्किल काम कर लेती। लेकिन ये कि मुझे अभी तक याद है, हम इंग्लैंड गए तो दोनों मेरे बेटे छोटे मेरे साथ गए हुए थे। तो मैं जहाँ मेरी बहन है वो उनको जाना पड़ गया, मेरी ताया की भी बेटी, तो घर पे वो मेरे लिए खाना फ्रीज़ करके गई नहीं थी और उन्होंने कहा कि तुम जब आओगी तो 2-3 दिन तो फ्रोज़न खाना बच्चों ने खाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मा ये फ्रोज़न खाना तो खाना बड़ा मुश्किल है, आपको कुछ पकाना आता है? तो मैंने उनसे कहा मैं कोशिश करती हूँ। खैर मैंने खाना जो पकाया उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा आप कभी ना पकाइएगा।